हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस अभ्यास प्रश्न पत्र 1 करने जा रहे हैं। देखिए, आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में जो 50 क्वेश्चन जीएस के आने वाले हैं, तो अभ्यास प्रश्न पत्रों में हम जीएस के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे तरतीब वाइज से, सिस्टमेटिक ढंग से। एक एक क्वेश्चन के साथ में आपको 4-4, 5-5 अलग से अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद है कि भाई आपको यह पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी रजिस्टर और पेन अपना लेकर के साथ में नोट्स निकालते चलिए। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सागर क्लासेस रोहतक के ऊपर दिल्ली पुलिस अभ्यास प्रश्न पत्र 1। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। पहला क्वेश्चन है भाई डायनामाइट। पहला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का आविष्कार स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा इसमें अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने यह कार्य 1867 में किया था भाई, 1867 में। देखिए ये पूछ लेता है कि भाई किस देश के यह नागरिक थे। तो यह स्वीडन के थे। स्वीडन देश के यह नागरिक थे। स्वीडन की राजधानी भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। और इनके नाम से स्टूडेंट्स नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं के नाम से दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही दिए जाते हैं। और कब से दिए जाते हैं? 1901 से। 1901 से इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि ये पूछ ले कि भाई नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र कितने हैं, तो देखिए नोबेल पुरस्कारों का क्षेत्र, एक तो भैया है साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में। एक आपका शांति में दिए जाते हैं, शांति में। दूसरा आपका भौतिकी में दिए जाते हैं, भौतिकी में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक आपका रसायन में दिया जाता है, रसायन। और भाई एक आपका चिकित्सा में दिया जाता है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स यह अर्थशास्त्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था, 1969 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। इसको बाद में नोबेल पुरस्कार समिति ने बाद में जोड़ा था इसमें नोबेल पुरस्कारों में। ये पूछ लेता है कि किस दिन दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो नोबेल पुरस्कार हैं आपके, ये किस दिन दिए जाते हैं। यदि दिन का पूछ ले तो यह पुरस्कार स्टूडेंट्स 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को जो है इनकी पुण्यतिथि होती है अल्फ्रेड नोबेल की। ये एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, रसायन वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। तो इस तरह से कई बार ये भी पूछ लेता है कि भी पहले भारतीय कौन थे जिनको यह नोबेल मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर, पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में उनको यह पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। और स्टूडेंट्स उनकी जो रचना थी वो थी गीतांजलि की रचना पर उनको यह पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का क्षेत्र था, वो पहले भारतीय थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो शांति का नोबेल है वो ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो। और ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। पहला ये जो है आपका 1901 से यह पुरस्कार दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है स्टूडेंट्स। जो आपका नोबेल पुरस्कार है यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। परमाणु बम, तो यहाँ पे देखिए भी दूसरा क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो ओटो हॉन ने परमाणु बम का आविष्कार किया। स्टूडेंट्स कई बार ये पूछ लेता है पहला परमाणु बम किस देश पर चलाया। तो पहला छोड़ा था भाई, तो पहला परमाणु बम अमेरिका ने स्टूडेंट्स जापान पे
जापान पे गिराया था। कहाँ गिराया था? ये स्टूडेंट्स गिराया था आपका हिरोशिमा पर। हिरोशिमा जापान पर गिराया था 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यह बम गिराया गया था और बम का नाम था लिटिल बॉय। यदि दूसरे बम की बात करें तो 9 अगस्त 1945 नागासाकी के ऊपर गिराया, नागासाकी, और इस बम का नाम था फैटमैन। तो 2 बार परमाणु बम अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में। ये आपको ध्यान में रखना है। ओटो हन इसके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? किस यंत्र से मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापी जाती है। कई बार भी ये पूछ लेता है कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। तो दूध की शुद्धता स्टूडेंट्स लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से मापते हैं। कई बार ये पूछ लेता है कि ध्वनि की तीव्रता की यूनिट क्या है? यूनिट, तो इसकी यूनिट जो है स्टूडेंट्स वो है डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की यूनिट है। हम कितने डेसिबल की आवाज़ सुन सकते हैं? 1 डेसिबल। ये भी पूछ लेता है आम बोलचाल की भाषा कितने डेसिबल होती है? आम बोलचाल की तीव्रता, आम बोलचाल की तीव्रता 30 से 35 डेसिबल। 30 से 35 डेसिबल। कितने डेसिबल जो है हमारे कानों के लिए हियरिंग जो कैपेसिटी है, सुनने की क्षमता है, वो खतरनाक होती है? तो वही 85 डेसिबल। हालांकि बता दें जो WHO है, WHO जो हो 75 डेसिबल मानता है कि भाई कानों के लिए खतरनाक है। और इंस्टेंटली कान खराब हो जाना, सुनने की क्षमता खत्म हो जाना, वो कितने डेसिबल है? ये धीरे धीरे 75 डेसिबल में, और इंस्टेंटली 120 डेसिबल। तो ये इस तरह से इसकी तीव्रता की इकाई जो है वो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता की। और ध्वनि की जो तीव्रता है वो ध्वनि तरंग का कौन सी विशेषता इसको प्रभावित करती है? इसको स्टूडेंट्स आयाम प्रभावित करता है, एम्पलीट्यूड प्रभावित करता है। एम्पलीट्यूड इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कई बार वायुदाब आ जाता है भाई, वायुदाब किससे मापते हैं? वायुदाब, तो स्टूडेंट्स वायुदाब आपका किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। कई बार देशांतर का अंतर आ जाता है, देशांतर का अंतर किससे मापते हैं? तो देशांतर का अंतर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है क्रोनोमीटर। वाष्पोत्सर्जन, कई बार वाष्पोत्सर्जन आ जाता है, वाष्पोत्सर्जन किससे मापते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन स्टूडेंट्स पोटोमीटर। कई बार भूकंप कहा जाता है कि भूकंप किससे मापते हैं? भूकंप किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। यदि स्केल पूछ ले तो रिएक्टर पैमाना। ये भी पूछ सकता है कि रिएक्टर पैमाने पर कितने से कितने अंक होते हैं? तो 0 से
9 तक अंक रिएक्टर पैमाने पर होते हैं और 1 अंक अपने से पिछले अंक का 10 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। एक पैमाना जरूर आएगा, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर, वायुदाब, बैरोमीटर, देशांतर का अंतर, क्रोनोमीटर, वाष्पोत्सर्जन, पोटोमीटर, भूकंप, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो इस तरह से ये पैमाने हैं, आपको ये ध्यान में रखने हैं। ये जो हैं यूनिट सारी की सारी इनकी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं। तो देखिए भाई, लावा से बनी चट्टानें, लावा से बनी चट्टानें, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, आग्नेय चट्टानें। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं, आग्नेय चट्टानें। इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान। दूसरा स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं आंतरिक आग्नेय, जो पृथ्वी के अंदर ही बनती हैं, आंतरिक आग्नेय, और एक होती हैं बाहरी आग्नेय, जो बाहर आके बनती हैं, बाहरी आग्नेय। लावा धीरे धीरे ठंडा होता है और इन चट्टानों का निर्माण करता है। इनसे फिर स्टूडेंट्स आपकी अवसादी चट्टानें बनती हैं और अवसादी से फिर आपकी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा है लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं तो लावा से बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। कहता है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन लिखने होंगे इस क्वेश्चन में, ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपको लिखने होंगे भाई, ऑप्शन लिखने होंगे। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है, पूछता है कौन सा शहर, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन है आपका वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और आगरा। तो आप समझ गए होंगे, प्रश्न है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो स्टूडेंट्स आगरा जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, बल्कि यह किस नदी के किनारे है, यमुना। तो देखिए भाई, आगरा किस नदी के किनारे है, यह यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स, यह है ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल, ताजमहल। इससे रिलेटेड, ताजमहल से रिलेटेड बता दें स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी क्वेश्चन जो हो एग्जाम में आते हैं। एक तो यह बना कब था, तो ताजमहल जो है स्टूडेंट्स आपका 1632 से 1653 ईस्वी के मध्य बना था। कब बना था, 1632 से 1653 ईस्वी के मध्य बना था। किसने बनवाया था, तो यह स्टूडेंट्स आपका शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां कब से कब तक थे गद्दी पर, 1627 से 1658 तक यह गद्दी पर थे। किसकी याद में बनवाया था, मुमताज़ महल, मुमताज़ महल, यह मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इनको अर्जुमंद बानो बेगम भी बोलते हैं, अर्जुमंद बानो बेगम, ये इनका नाम है स्टूडेंट्स, अर्जुमंद बानो बेगम इनका जो है नाम है, किसका, मुमताज़ महल का, अर्जुमंद बानो बेगम। एक स्टूडेंट्स ताजमहल के बारे में प्रश्न पूछता है कि पत्थर कहाँ से मंगवाया था, तो मकराना राजस्थान, मकराना राजस्थान से यह है इसके लिए निर्माण के लिए पत्थर मंगवाया गया था। एक यहाँ से प्रश्न आता है कि भी किस रिफाइनरी को बंद कर दिया, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी को क्या कर दिया, बंद कर दिया ताजमहल के कारण से, क्योंकि इसके कारण से यहाँ पर कैसी वर्षा हो रही थी, अम्लीय वर्षा हो रही थी, अम्लीय वर्षा जो है यहाँ पर हो रही थी मथुरा रिफाइनरी के कारण से। और किसके कारण से, तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण से यहाँ पर अम्लीय वर्षा हो रही थी, जिसके कारण से जो हो, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है यहाँ ताजमहल की शाइनिंग को मेंटेन रखने के लिए इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। एक यहाँ से स्टूडेंट्स प्रश्न आता है, इसके वास्तुकार कौन थे ताजमहल के, तो वास्तुकार थे
उस्ताद ईसा खां। और कौन थे? अब्दुल अहमद लाहौरी। तो और इसको यूनेस्को ने कब सूची में डाला था? 1983 में। 1983 में यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको डाल दिया था। काफ़ी क्वेश्चन है ताजमहल से संबंधित, तकरीबन रिपीट होने वाले प्रश्न में शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन में गंगा नदी के किनारे नहीं है तो आगरा आ जाएगा। इलाहाबाद, ये गंगा नदी के किनारे है स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद। और यहाँ पर जो संगम होता है, संगम 3 नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती का संगम यहाँ पे होता है और यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है। दूसरा स्टूडेंट्स वाराणसी और कानपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। पता है आपको गंगा नदी जो है हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है। 25 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। अकेले यूपी की यदि मैं बात करूं तो 1000 किलोमीटर यह अकेले यूपी में बहती है। तो काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बताने के लायक पर्सन से पर्सन निकलता है। तो इस तरह से कंटिन्यू आप अपनी तैयारी को रखिए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन कहता है कि भाई मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस तो मजदूर दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट्स 1 मई को। कब से मनाया जाता है? 1886 से। 1886 से मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। भारत में मनाया गया 1923 से। भारत में इसको कब से मनाया जाता है? 1923 से। और 1886 में शिकागो में सम्मेलन हुआ था भाई, शिकागो सम्मेलन में मजदूरों के लिए पर डे 8 घंटे का काम निश्चित किया गया था कि मजदूरों से दिन में जो है वो 8 घंटे ही काम लेना है। ऐसा 1886 में शिकागो में निश्चित किया गया था और 1886 से ही 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन स्टूडेंट्स बताएंगे आप कि भाई तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है, तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा। तो स्टूडेंट्स करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो है इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बता दें स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक के ऊपर करो या मरो का जो नारा है वो इसका महात्मा गांधी का जो आपका स्पेशल एक लेक्चर महात्मा गांधी से रिलेटेड ही हमने डाल रखा है। महात्मा गांधी के बारे में टोटल जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इन्होंने कब कौन सा आंदोलन चलाया, बचपन का नाम क्या था, इनकी किताबें कौन सी थी, पत्रिकाएँ कौन कौन सी थी, तो वहाँ से आप इनके बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ इसको एक बार साफ कर देते हैं भाई, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, क्वेश्चन है। साथ में स्टूडेंट्स आप रजिस्टर और पेन लेके अपने नोट्स ज़रूर निकालिए। इसमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर के लिए आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। तो देखिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है यह पूछा गया है, कौन सा है। तो आंसर में क्या दे देंगे? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार स्टूडेंट्स पता है आपको कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका आरंभ स्टूडेंट्स 1954 से हुआ है। दूसरा पुरस्कार सेकंड पोजीशन के ऊपर पूछ ले तो पद्म विभूषण जो है वो दूसरा सेकंड पोजीशन के ऊपर है। और भाई तीसरा पूछ ले तो पद्म भूषण है। और भाई चौथा पूछ ले तो स्टूडेंट्स आपका है पद्म श्री। और वैसे देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सबसे बेस्ट और सबसे शिखर पर कौन सा है? भारत रत्न। शुरुआत 1954
1954 से इसकी होते हैं। 1954 में यह 3 व्यक्तियों को दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। एक इसमें कई बार पूछता है कि भारत रत्न पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है, तो कोई रुपया नहीं दिया जाता, कोई पैसा नहीं दिया जाता भारत रत्न पुरस्कार में, अमूल्य है यह स्टूडेंट्स। दूसरा कहता है कि भाई पराक्रम के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। पराक्रम के लिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, अटपटा। पराक्रम के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार, तो पराक्रम के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा अशोक चक्र। अशोक चक्र। यहाँ पे बता दें युद्ध के समय का पूछ ले, युद्ध के समय, ये शांति के समय में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है या कहीं कोई घटना घट जाती है, तो उस समय का सर्वोच्च है अशोक चक्र। और युद्ध के समय का है भी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ये आपको ध्यान में रखना है। युद्ध के समय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। और वैसे सामान्य स्थिति में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र। तो नेक्स्ट देखें क्या कहता है, सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है, देखिए सूर्य ग्रहण होता है तब, क्वेश्चन केवल इतना ही है, तब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स चंद्रमा कोमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य के बीच होता है, बस यही है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो है वो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है। और ये हमेशा घटना कब होती है, अमावस्या के दिन यह घटना होती है। जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है। और ऐसे में पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, सूर्य के बीच होती है। और ये कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, कब, ये ऑप्शन में ही आपको पजल करने की कोशिश करेगा, कोई ऐसी विशेष बात इसमें है नहीं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है बीच में कौन रहता है, चंद्रमा। और भाई आपका चंद्र ग्रहण होता है तब बीच में कौन रहता है, पृथ्वी। ये आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो दूसरी चीज़ देखिए क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भाई ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो क्या बताएंगे, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड। और इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। और इस श्वेत क्रांति के यदि स्टूडेंट्स कई बार पेपर में जनक पूछ लेता है, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं आपके वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं श्वेत क्रांति के। कितने चरणों में आई, यदि इसके चरण पूछ ले स्टूडेंट्स तो इसके 3 चरण हैं कुल। पहला जो चरण है वो था 1970 से 1980। दूसरा जो चरण है वो है आपका 1980 से 1985। और जो तीसरा चरण है आपका वो है 1985 से 1996। तो इस तरह से 3 चरणों में श्वेत क्रांति रही। पूछ लेता है कई बार कि भाई श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, वही चीज़ दूध का उत्पादन से यह संबंधित है। और सबसे ज़्यादा दूध भारत में किस राज्य में होता है, सर्वाधिक दूध भारत में यूपी में होता है, भाई ध्यान रहे। लेकिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पंजाब की ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता किसकी ज़्यादा है, पंजाब। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पंजाब की ज़्यादा है। तो चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, आसान क्वेश्चन हैं ये। दिल्ली पुलिस का इतना टफ लेवल रहता नहीं है भाई, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। नेक्स्ट है न्याय शास्त्र किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो गौतम महर्षि के द्वारा। भाई यहाँ देख लेते हैं न्याय शास्त्र गौतम महर्षि। ये जो है स्टूडेंट्स 2nd शताब्दी में इसकी रचना हुई मानी जाती है इतिहास के अनुसार, 2nd शताब्दी में गौतम महर्षि। दूसरा क्वेश्चन है, इसको साफ कर देते हैं।
तो रजिस्टर और पेन आप साथ रखिए। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आपका ये नोट्स खुद के बनाते चलिए। एक आध और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप अपने पास से इनमें ऐड करने की सोचिए, ताकि धीरे धीरे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाए। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने इनको देश रत्न कहा था भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा था? देश रत्न। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। पूछा गया प्रश्न है, देश रत्न की उपाधि किसको दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने इनको कहा था। ये देश के पहले राष्ट्रपति थे। वर्तमान में कौन है पूछ ले? वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं स्टूडेंट्स, वो हैं आपके रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ये उत्तर प्रदेश कानपुर से संबंधित हैं रामनाथ कोविंद। इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, और ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है, रामनाथ कोविंद देश के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो देश के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाने व्यक्ति थे जे.एस. खेर। जे.एस. खेर ने शपथ दिलाई थी भाई। जे.एस. खेर ने शपथ दिलाई थी। वर्तमान में है राष्ट्रपति हैं जे.एस. खेर। उस समय जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे जे.एस. खेर। और आपका वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो वर्तमान के कौन से नंबर के हैं भाई न्यायाधीश? 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं। और इनका जो नाम है स्टूडेंट्स आपका अरविंद बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे, ये हमारे वर्तमान में कौन है? न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के। कई बार पहले नंबर के पूछ लेता है, तो पहले नंबर के हैं भाई आपके एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया जो हो पहले नंबर के हैं। एच.जे. कानिया ये पहले नंबर के न्यायाधीश हैं हमारे। और जिन्होंने शपथ दिलाई थी जे.एस. खेर, रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाई थी। रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। पहले नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनको देश रत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ? छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसमें एक स्टेट और जोड़ देते हैं भाई आपका। ये है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। इनका सभी का गठन कब होता है? 2000 में होता है। सन 2000 में ये 3 जो है नए राज्य अस्तित्व में आए थे। तीनों का गठन कब होता है? 2000 में होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है जैन अवस्था किस धर्म की पुस्तक है? जैन अवस्था, तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे आपको। जैन अवस्था स्टूडेंट्स पारसी धर्म की है। पारसी धर्म की, जैसे हिंदू धर्म में गीता है, रामायण है, महाभारत है, मुस्लिम धर्म में कुरान है। इसी तरह से जैन अवस्था जो है वो पारसी धर्म से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। गेटवे आपका स्कर्वी रोग का कारण क्या है? स्कर्वी रोग का कारण है, स्कर्वी रोग का कारण। तो स्कर्वी रोग का कारण जो है स्टूडेंट्स क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी के खोजकर्ता मैकुलन थे, मैकुलन। और विटामिन सी का स्रोत खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला। सर्वाधिक विटामिन सी होता है आंवला में। कई बार प्रश्न आता है दूध में विटामिन सी नहीं होता भी। किस में नहीं होता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी दूध में नहीं होता। और कई बार आता है घाव भरने में सहायक है। यह घाव भरने में सहायक प्रश्न आता है कि घाव भरने में, चोट लगने पर घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी घाव भरने पर, चोट लगने में सहायक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। स्रोत में आपको पहले बता ही चुका हूँ, यह खट्टे फलों में होता है और घाव भरने में सहायक है। दूध में नहीं होता। मैकुलन इसके खोज करता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है।
नेक्स्ट कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। गेट वे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर क्या आ जाएगा? बम्बई। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बम्बई में स्थित है। 85 फीट इसकी जो है वो लेंथ है भी 85 फीट। और इसका जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो आपका हुआ था भाई 1924 में। 1924 में इसका निर्माण हुआ था। कई बार ये पूछ लेता है ये चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया की मैं आपको एक और बात बताता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है ये। स्वामित्व किसके अंतर्गत है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत क्या आता है? स्वामित्व किसका है? गेटवे ऑफ इंडिया का जो है इस विभाग के पास है। और यह कहाँ पर स्थित है? बम्बई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 85 फीट है। इसी तरह से चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। गोल गुंबज कहाँ पे है? गोल गुंबज कई बार पेपर में आता है गोल गुंबज। तो गोल गुंबज स्टूडेंट्स आपके कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक। बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज है। इसी तरह से पूछ ले इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट, तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? बम्बई में है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। इस तरह के दर्शनीय स्थल होते हैं, पर्यटक यहाँ पर बार बार जाते हैं। तो एक सामान्य जानकारी के लिए इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। दूसरा कहता है कि पागल कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने पर भी, इसको साफ कर देते हैं एक बार। पागल कुत्ते के काटने पर रोग तो कौन सा होता है? आंसर दीजिए। रेबीज। रेबीज की बीमारी होती है अभी पागल कुत्ते का। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया। कई बार ये पूछ लेता है कि इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। कुत्ते के, पागल कुत्ते के काटने पर 72 घंटे में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बीमारी हो सकती है। इसके काटने पर जो दवाई बनती है उसका आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर। लुई पास्चर। और ये बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। वायरस का भी क्या नाम है? रेबीज। आपको ध्यान रखना है। रेबीज वायरस का नाम क्या है? रेबीज है। पागल कुत्ते के काटने पर बीमारी होती है रेबीज। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। टीका लगना कितने घंटे बाद जरूरी है? 72 घंटे। टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। बार बार इस क्वेश्चन से घुमा फिरा के कोई ना कोई बात एग्जाम में पूछ ली जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पता है आप सभी को। आंसर क्या आ जाएगा? आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि इसकी स्थापना पूछ ले, स्थापना स्टूडेंट्स इसकी 1935 में हुई थी। इसका स्थानांतरण और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ध्यान रखना, कहाँ पर हुई थी स्थापना? कोलकाता में। फिर इसका स्थानांतरण होता है कहाँ पर? बम्बई में। और बम्बई में स्थानांतरण कब होता है? 1937 में। ये भी ध्यान रखना। स्थापना कोलकाता में हुई थी, स्थानांतरण 1937 में बम्बई में हो जाता है 2 साल बाद। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बम्बई है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास दो इसके गवर्नर हैं एट प्रेजेंट। दूसरी चीज़ क्या कहता है भाई? दूसरी चीज़ कहता है कि बैंकों का बैंक, भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? बैंकों का बैंक। तो भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? आरबीआई। प्रश्न एक बार पूछा गया
किस बैंक में आदमी निजी खाता नहीं खुलवाता? निजी खाता तो आरबीआई में निजी खाता नहीं खुलवा सकता आदमी। हेडक्वार्टर बम्बई में है, गवर्नर शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है ये पूछ सकता है, तो 25वें नंबर के हैं भाई। पहले नंबर के गवर्नर कौन थे? भारतीय आ जाए तो सीडी देशमुख। भारतीय गवर्नर कौन थे पहले नंबर के? सीडी देशमुख। और वैसे 1935 में पहले ब्रिटिश गवर्नर आ जाए आरबीआई के, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो थे इसके ओसबर्न स्मिथ। 1935 में पहले कौन थे अंग्रेज़ों के टाइम में? ओसबर्न स्मिथ। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ 1935 में, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछ लेता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ भाई 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर देख लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। आधुनिक जो समाज है उसके जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इन्होंने एक कार्य और किया था, 1829 में सती प्रथा अवैध घोषित की थी भाई। सती प्रथा अवैध घोषित करवाई थी, अवैध घोषित की। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन के। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1830 में इन्होंने बालवध प्रथा भी अवैध घोषित करवा दी थी। बालवध प्रथा इन्होंने जो अवैध घोषित करवा दी थी। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। नेक्स्ट है रॉक गार्डन स्थित है। तो चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन, आप सभी को पता है। वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है रॉक गार्डन। यहाँ लिख लेते हैं रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। कैसे मटेरियल से बना है? वेस्ट मटेरियल से यह बना है रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है भाई? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो कहाँ से लिया गया है? आंसर क्या आ जाएगा? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पर है? यूपी में। यूपी में कौन से ज़िले में? वाराणसी में स्थित है। और इसमें कितने शेर हैं? इसमें 4 शेर हैं। संविधान ने कब मान्यता दी थी इसको? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को संविधान ने 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी थी। 4 शेरों की मूर्तियां, जो अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है वो हम राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पहला प्रयास था दिल्ली पुलिस से प्रैक्टिस सेट के लिए। किसी भी तरह की खामी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए भाई। भगवान जो हो मेहनत का फल ज़रूर देता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।